प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा सप्तम में अध्याय 8 पढ़ेंगे विज्ञान में। और हमारा टॉपिक है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों को अध्याय 7 में बता चुकी हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बताना चाहूंगी कि ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रवाह के कारण हमें कोई वस्तु गर्म या ठंडी प्रतीत होती है वो कहलाती है आपकी ऊष्मा। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है ऊष्मा का संचरण। तो देखिए, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ये रहा आपका परिभाषा। ऊष्मा के एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऊष्मा के संचरण की विधियां, तो ये इसकी 3 विधि होती है। पहला चालन विधि, दूसरा संवहन विधि और तीसरा विकिरण। चालन किसे कहते हैं? तो देखिए, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया, चालन में देखिए ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण का कार्य करते हैं, वह चालन कहलाता है। सरल शब्दों में आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है। आइए इसके संबंध में क्रियाकलाप करें। ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। तो देखिए, क्रियाकलाप पहला, ऊष्मा का चालन। इसमें क्या चाहिए? हमें एक बीकर चाहिए, धातु का चम्मच और गर्म जल। क्या करना है आपको? एक बीकर लेनी है, बीकर में गर्म जल लेना है, आधे भाग तक उसको भर लेना है। बीकर के आधे भाग तक गर्म जल को भर लेना है। फिर उसमें आपको धातु के चम्मच को डालना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक बीकर में अत्यधिक गर्म जल को लिए हैं, ठीक है, उसमें धातु के चम्मच के एक सिरे को डुबाए हैं। वो ये कहना चाहता है कि जब गर्म पानी में आज धातु के चम्मच के सिरे को डुबाओगे तो क्या उसका ऊपरी भाग भी गर्म हो जाएगा? डुबाने पर आप हाथ से जो पकड़े हुए हैं ये वाला भाग, तो क्या ये भी गर्म हो जाएगा नीचे भाग के साथ साथ? ध्यान रहे, धातु में ऊष्मा का संचरण बहुत ही अच्छे से होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यहाँ पे देखिए, धातु का यह सिरा जल्दी ही इतना गर्म हो जाएगा कि आपके लिए उसे पकड़े रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा के संचरण के लिए ये क्या है? सुचालक है, मतलब वो आसानी से बहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये वाला भाग गर्म होने पर ऊपरी भाग भी गर्म हो जाता है? यह प्रक्रिया तभी होती है जब उच्च ताप पर एक वस्तु अपेक्षाकृत निम्न ताप वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में रखी जाती है। ऊष्मा संचरण की यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। अब आया समझ में? ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण का कार्य करते हैं, चालन कहलाती है। आया समझ में? आप बीकर लिए थे, उसमें गर्म जल लिए थे, उसमें धातु के चम्मच को डुबाए थे। आपको क्या अवलोकन करना था कि धातु का ऊपरी सिरा जिसको आप हाथ से पकड़े हुए हैं, क्या वो भी गर्म होता है? तो हाँ, वो भी गर्म हो जाता है। उसके बाद आपके द्वारा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यह है ऊष्मा का चालन। अब देखिए, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। सुचालक और कुचालक आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? वह देखिए, सुचालक जिसमें आसानी से ऊष्मा का संचरण होता है वो सुचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें चालन विधि से ऊष्मा का संचरण आसानी से हो और जिसमें आसानी से नहीं होता वो क्या है? कुचालक है। इसमें और दिए गए हैं किसमें सुचालक होते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जिनमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं, जबकि कुछ पदार्थ, अब लकड़ी में क्या ऊष्मा का संचरण होता है? जब घर में आप खाना बनाते हो चूल्हे में,
तो लकड़ी का जो निचली सिरा है क्या वो भी गर्म हो जाता है? नहीं। तो वो क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। कागज, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ऊन इत्यादि ये सब। यही कारण है कि जल जलती हुई लकड़ी का दूसरा सिरा सामान्य ताप पर होता है। द्रव तथा गैसें सामान्यतः ऊष्मा की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। द्रव और गैस क्या होते हैं, ऊष्मा का कुचालक होता है। केवल पारा ही एक ऐसा द्रव है जो ऊष्मा का सुचालक है। अब इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा।